स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, पिछले क्लास में हम राग दरबारी उपन्यास का संपूर्ण कथा वस्तु हम लेकर आए थे, जिसमें से अध्याय 10 तक देखे थे। इसके पीछे वाले क्लास जो विद्यार्थी नहीं देखेंगे उसको देख लेंगे, जिसमें आपको लेखक का संपूर्ण परिचय के साथ साथ राग दरबारी उपन्यास के जितने भी पात्र परिचय हैं, गीत योजना है, इसके अलावा अध्याय 10 तक की कथा वस्तु पिछले क्लास में है। आप राग दरबारी उपन्यास का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे, पहले उसे देख लें तभी इसको देखेंगे। चलिए अध्याय 11 से प्रारंभ करते हैं। रंगनाथ विद्या शास्त्र पर शोध कर रहा है, यानी किस पर शोध कर रहा है तो विद्या शास्त्र पर। दूसरा पॉइंट है अध्याय 11 की जो इसमें आया है, कुशहर के सिर से रक्त बह रहा है क्योंकि उसके जो छोटे बेटे है ना, उसके बेटे छोटे पहलवान आज उसकी जमकर पिटाई कर दी है। यानी अध्याय 11 में रंगनाथ विद्या शास्त्र की शोध कर इसकी चर्चा है। उसके बाद कुशहर के सिर से रक्त बारा क्यों बारा, क्योंकि उसके बेटे जो है जिसका नाम छोटे पहलवान है, उसने उसके बाद जमकर पिटाई कर दी है। आगे है, कुशहर वेद जी से अपने बेटे से बंटवारा करने को कहता है। अब कुशहर जो है वेद जी के पास जाता है और वेद जी से कहता है कि हमें क्या करें, बंटवारा कर दे। आगे वेद जी छोटे पहलवान को नीच और पापी कहते हैं। वेद जी छोटे पहलवान को क्या कहते हैं, नीच और पापी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि नीच और पापी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने पिताजी की पिटाई कर दी थी, इसलिए वेद जी छोटे पहलवान को क्या कहते हैं, नीच और पापी कहते हैं। और यहाँ से भाग जाने को कहते हैं। यानी वहाँ जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वेद जी के यहाँ, उनको बोलते हैं इसे अभी जस्ट यहाँ से भगा दो, ये पापी आदमी है, नीच आदमी है, जो अपने पिता की पिटाई करता है, वो पापी और नीच आदमी से यहाँ से क्या करो, फौरन भगा दो। और छोटा पहलवान भी वहाँ से चला जाता है। अब चर्चा करते हैं अध्याय 12 की। अध्याय 12 में इस परिच्छेद में गया दिन की निजी जीवन की चर्चा है। यानी अध्याय 12 जो है इसमें गया दिन की निजी जीवन की चर्चा है। गया दिन का सीपालगंज में कपड़ा का व्यवसाय था। गया दिन कॉलेज प्रबंध समिति के उपसभापति थे। बेला उनकी एकमात्र पुत्री है जो अविवाहित है। यहाँ क्या क्या चर्चा हुई इसमें तो देख लीजिए। इसमें चर्चा है गया दिन के बारे में कि गया दिन जो है वे उनकी निजी जीवन का चर्चा है। क्या क्या चर्चा वो देख लेते हैं। सबसे पहले उनका व्यवसाय था क्या चीज़ का, कपड़ा का, सीपालगंज में। उसके बाद वे गया दिन कॉलेज प्रबंध समिति के उपसभापति भी हैं। बेला उनकी एकमात्र पुत्री जो अभी तक क्या है, अविवाहित है। बेला से रूपन बाबू एक तरफा प्रेम करते हैं। बेला से कौन प्रेम करते हैं, रूपन बाबू, यानी वेद जी के छोटे लड़के। कुछ दिन पहले गया दिन के यहाँ चोरी हो गई थी, यानी गया दिन के यहाँ चोरी भी हो गई थी। यानी पूरा परिच्छेद को तो गया दिन से ही जुड़ा हुआ है। तो कुछ दिन पहले गया दिन के यहाँ चोरी हो गई थी। बेला और उसकी बुआ चोरों के पीठ देखे थे, परंतु चोरों को पकड़वाने से इनकार कर देते हैं। यानी गया दिन के यहाँ जब चोरी होती है तो बुआ और बेला दोनों देखती है चोरों के पीठ, परंतु जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो समझ गया, अध्याय 12 में गया दिन के निजी जीवन की चर्चा है। अब अध्याय 13 में चलते हैं। सीपालगंज में एक गांव सभा थी जिसके प्रधान रामधीन के चचेरे भाई थे। ग्राम सभा में गांव के बहुत सारे काले कारनामों का पता चलता है। यानी ग्राम सभा में बहुत सारे काले कारणों की पता चलता है, यानी काले जो भी गलत वगैरह गांव में हो रहा था उसकी वहाँ पता चलता है। प्रिंसिपल द्वारा वेद जी को यह खबर मिलती है कि गया दिन के यहाँ रूपन बाबू का बेला के प्रति प्रेम पत्र मिला था जो बुआ के हाथ लगा था। अरे प्रिंसिपल बाबू जाके वेद जी को बताते हैं कि गया दिन के यहाँ रूपन बाबू का पत्र मिला था बेला के प्रति। वो पत्र प्रेम पत्र था, परंतु बेला के जगह पर किसके हाथ में चला गया, तो उसकी बुआ के हाथ में चला गया। प्रिंसिपल अक्सर गुस्से या परेशानी में, जब भी प्रिंसिपल गुस्सा करते या परेशानी में रहते तो किस भाषा में गाली देते थे, अवधी भाषा में बोला करते थे या अवधी भाषा में गाली दिया करते थे। तो यह याद रखना। अध्याय 13 इसमें क्या क्या हो गया तो देखिए, गांव में ग्राम सभा का आयोजन हुआ है जिसमें बहुत सारे गांव में जितने भी काले कारण हैं, यानी
जो एक प्रकार से अच्छे नहीं कहे जा सकते उसकी पता चलती है। यहाँ तक कि इसमें भी चर्चा है, प्रिंसिपल जब वेद जी को ये भी बताए हैं कि बेला के यहाँ यानी गया दिन के यहाँ रूपन बाबू का प्रेम पत्र जो किसके हाथ में लग गया, बुआ के हाथ में लग गया, और लिखा हुआ था बेला के प्रति, परंतु किसके हाथ में लग गया, तो बुआ के हाथ में लग गया। अगला अध्याय 14 में क्या हुआ है, शिवपालगंज से लगभग 5 मील दूरी पर देवी मंदिर के पास कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। शिवपालगंज से लगभग कितना मील दूरी पर, तो 5 मील दूरी पर देवी प्रतिमा मंदिर के पास कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि ये मूर्तियाँ गुप्तकालीन हैं, और वहाँ के लोगों का मानना है कि उस मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब गुप्तकालीन है, और यहाँ की मिट्टी मौर्यकालीन है। देखिए दोनों याद रखना, शिवपालगंज के लोगों का मानना है कि ये मूर्तियाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा पर जो देवी मंदिर के पास जो मूर्तियाँ जहाँ मेला लगता है वहाँ पर जो मूर्तियाँ वो गुप्तकालीन है, और मिट्टी जो है वो मौर्यकालीन है। इसी में और क्या हुआ है, मेले में रंगनाथ, रूपन बाबू, शनिचर, छोटे पहलवान के साथ जोगनाथ भी है। यानी मेले में कौन कौन लोग हैं, तो देख लीजिए मेला लगा हुआ है, रंगनाथ गया हुआ है, रूपन बाबू, शनिचर, छोटे पहलवान, और उनके साथ एक जोगनाथ भी मेले में गया हुआ है। जोगनाथ उनके साथ क्यों है, इसकी चर्चा है। जोगनाथ पुलिस के डर से रूपन के साथ मेला देखने गया था। क्यों गया था, पुलिस का डर है कहीं पुलिस उसे पकड़ के ले ना जाए, क्योंकि रूपन बाबू जो थे वो वेद जी के छोटे लड़के थे, एक प्रकार से वेद जी गांव के प्रधान थे, एक प्रकार से उनका हुक्म ही सबको था, तो इसीलिए रूपन बाबू के साथ गए ताकि पुलिस उन्हें कुछ ना करे। रास्ते में रूपन को लंगड़ मिलता है जिसे अभी तक नकल नहीं मिल पाई है। यानी उनका भी एक केस चल रहा है अपने परिवार से संबंधित, परंतु आज तक उनको नकल नहीं मिल पाया है। रास्ते में जब रूपन बाबू को लंगड़ मिलता है तो जब चर्चा करते बताता है कि अभी तक मुझे नकल नहीं मिल पाया है। चलिए अब अध्याय 15 में देखते हैं इसमें भी क्या हुआ, ये भी मेले से ही जुड़ा हुआ है। मेले में मंदिर में जाकर रंगनाथ को मूर्ति को ध्यान से देखता है। मेले में मंदिर में जाकर रंगनाथ मूर्ति को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि यह कोई देवी की मूर्ति नहीं है बल्कि किसी 12वीं सदी के सिपाही की मूर्ति है। जब वो मूर्ति को ध्यान से देखता है तो उसे यह मालूम होता है यह कोई देवी की मूर्ति नहीं है जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं, यह मूर्ति किसकी है, 12वीं सदी के किसी सिपाही की मूर्ति है। सबके सामने जब रंगनाथ यह कहता है कि यह मूर्ति देवी का है या नहीं, यानी प्रश्न करता है यह मूर्ति देवी का है या नहीं, तो चारों ओर से गालियों की बौछारें होती है। यानी सभी लोग उन्हें गालियां देने लगते हैं कि यह क्या बोल रहे हो मूर्ति के बारे में अनाप शनाप, तो चारों ओर से गालियों की बौछारें होती है। मेले में शनिचर लड़कियों को छेड़ता है जो रंगनाथ को अच्छा नहीं लगता है। अब मेले में शनिचर क्या करता है, लड़कियों को अक्सर छेड़ा करता है जो रंगनाथ को अच्छा नहीं लगता है। देखिए जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे हम लेकर आए ताकि पूरा आपका राग दरबारी उपन्यास आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे देखिए, मेले में सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब रूपन बाबू को अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। मेले में सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब जो है रूपन बाबू से भेंट होती है उनकी, और वे रूपन बाबू को अपनी दुखड़ा सुनाते हैं। शनिचर, जोगनाथ और छोटा पहलवान मिलकर दुकानदार से जाल फरेबी करके फ्री में मिठाइयाँ खा लेते हैं। यानी ऐसा होता है कि मेले में जब तीनों जाते हैं तो एक फिल्म भी इसी पर, हमको लगता है इसी प्रकार का है, तीनों मिठाइयाँ भी खा लेते हैं और क्या करते हैं, जाल फरेबी करते हैं, यानी पैसे भी नहीं देते और बोलते हैं मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। इसी तरह करके वो क्या करते हैं, फ्री में मिठाइयाँ खा लेते हैं। रंगनाथ अपने साथियों की बदनामी को जानकर बदमाशी को है ना, रंगनाथ अपने साथियों की बदमाशी को जानकर दुकानदार को 5 रुपये का नोट देता है जिसे वह लौटा देता है। यानी रंगनाथ जब देखता है कि मेरे साथी, क्योंकि उसे पता तो जान ही रहा था कि मेरे साथी ये बदमाशी कर रहे हैं, फ्री में मिठाइयाँ खा लिए हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो जाते वक्त दुकानदार को 5 रुपये देता है, परंतु दुकानदार क्या करता है, लौटा देता है। क्यों लौटा देता है, वो बोलता है कि बाबू साहब आप तो यहाँ के नहीं है पर मुझे यहीं रहनी है, अगर मैं आपसे 5 रुपये ले लूँ तो फिर मेरा खैर नहीं। ये कहकर वह क्या करता है, 5 रुपया जो रंगनाथ देता है दुकानदार को वह क्या करता है, लौटा देता है। अध्याय 16 में क्या हुआ है, कुशहर प्रसाद और उसके लड़के छोटे पहलवान की आज तीसरी पेशी थी। कुशहर प्रसाद और उसके छोटे लड़के, क्योंकि दोनों में झगड़ा अक्सर हो ही रहा था, तो तीसरी पेशी थी। गांव के सरपंच छोटे पहलवान को बदमाश कहता है जिसे वह
पंच में नाराजगी जाहिर करता है। यानी कुशर प्रसाद जो और उसके छोटे लड़के जो है, उसके लड़के छोटे पहलवान जो है, दोनों के बीच आज पंचायत में तीसरी पेशी थी। गांव के सरपंच बैठे हुए हैं और वे छोटे पहलवान को क्या बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं, जिसे वह पंच को क्या करता है, पंच में नाराजगी जाहिर करता है। करना स्वाभाविक है, क्योंकि पंच में अगर किसी को पहले से ही अगर आप बदमाश कहेंगे फिर फैसला किस प्रकार हो आप समझ ही सकते हैं। जब पंचों द्वारा कुशहर के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है तो पहलवान पंच पर शहर जाकर मुकदमा करने की धमकी देता है और अपने पिता कुशहर को वहां से घसीटकर घर ले जाता है। जब पंचों द्वारा कुशहर के चरित्र पर अगर कीचड़ किसी का उछाला जाएगा तो कोई भी सह नहीं पाएगा। तो यहाँ जब कुशहर जो छोटे पहलवान का पिता उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाता है तो फिर उसके बेटे जिस दोनों के बीच जो मुकदमा, एक प्रकार से दोनों के बीच जो झगड़ा के लिए जो फैसला सुनाया जा रहा था, तो उसके छोटे पहलवान को छोटे बेटे बार बार हो जाता है कि छोटे शब्द लगा हुआ है, उसके बेटे है ना, उसके बेटे छोटे पहलवान को अच्छा नहीं लगता है कि उनके पिता के चरित्र पर कोई इस तरह कीचड़ उछाले। तो वो सभी पंचों को धमकी भी देता है कि मैं शहर जाकर सभी पर क्या करूँगा, मुकदमा दायर करूँगा, और अपने पिता को वहाँ से घसीटकर घर ले जाता है। अध्याय 17 में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में सालाना बैठक हुआ है और मैनेजर की चुनाव हुई है। यानी अध्याय 17 में छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज है, उसमें सालाना फिर से बैठक हुआ और मैनेजर की चुनाव हुई है। अब देखिए मैनेजर की चुनाव क्या है। पहले मैनेजर कौन थे, पहले मैनेजर वेद जी ही थे। अब देखिए वेद जी जाल फरेब करके पुनः कॉलेज का मैनेजर नियुक्त हो जाते हैं, और वेद जी पुनः जाल फरेब करके क्या करते हैं, तो उससे छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के पुनः क्या बन जाते हैं, मैनेजर नियुक्त हो जाते हैं। ठाकुर बलराम सिंह के डर से कोई वोट देने नहीं जाता है, बल्कि उनका वोट वेद जी के पक्ष में दिलवा दिया जाता है। यानी मैनेजर की जब चुनाव होती है तो उसमें वोट डालने की बात होती है, तो ऐसा होता है कि ठाकुर बलराम सिंह जो क्या करता है, बंदूक लेकर खड़ा रहता है और उनके डर से कोई वोट देने नहीं जाता है, और लगभग सभी डर से वेद जी के ही पक्ष में वोट देते हैं, जिससे वेद जी मैनेजरी का चुनाव क्या होते हैं, जी जाते हैं, और पुनः छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के वेद जी क्या बन जाते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। अध्याय 18 में क्या हुआ है, प्रिंसिपल साहब वेद जी के कमरे में बहुत सारी कहानियां रंगनाथ को सुनाते हैं। यानी प्रिंसिपल साहब जो है वेद जी के कमरे में रंगनाथ को बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। रंगनाथ गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के पास कुएं के निकट बैठकर सीपालगंज के समूचे हालत पर चिंतन मनन कर रहे हैं। यानी रंगनाथ जो है वो क्या है, तो एक बरगद के नीचे एक पेड़ के पास कुएं के निकट बैठकर सीपालगंज की समूची हालत पर क्या कर रहे हैं, तो चिंतन मनन कर रहे हैं। रंगनाथ को वेद जी के साथ रहते हुए स्वयं भी डकैतों का गिरोह का सदस्य सा लगने लगा था। यानी रंगनाथ वेद जी का कौन था, आपको पता ही है। रंगनाथ वेद जी का भांजा था। यानी वेद जी रंगनाथ के मामा थे और वेद जी के यहाँ आया था, और वेद जी की सच्चाई उसे पता चले गया था, जिसके कारण रंगनाथ को अब कैसा लगने लगा है, ऐसा लगने लग रहा है जैसे वो डकैतों के गिरोह में ही रह रहा है। जिस दिन से रंगनाथ ने कॉलेज में मैनेजर का चुनाव देखा था उसे क्राइसिस ऑफ काइंस नामक बीमारी का अनुभव होने लगा था। यानी कॉलेज में जिस मैनेजरी का चुनाव जिस प्रकार हुआ था वो तो देख ही लिया था, असलियत क्या हुआ है, तो इस पर भी वो चिंतन मनन कर रहा था। तमंचे के जोर पर रंगनाथ की मामा जी ने पुनः विद्यालय का मैनेजरी हथियार लिया था, जो रंगनाथ को अंदर से कचोट रहा था। यानी तमंचा मतलब समझ रहे, बंदूक के दम पर, बलराम सिंह के बंदूक के दम पर वो पुनः मैनेजरी बन गए थे, परंतु ये बात अंदर ही अंदर रंगनाथ को कचोट रहा था। कालिका प्रसाद की सहायता से सनीचर ने गांव में सहकारी खेती करने हेतु कोऑपरेटिव फार्म खोलने का आदेश पा लिया है। वेद जी खुश होकर सनीचर को शेर का बच्चा कहते हैं। यानी अध्याय 18 में ये भी हुआ है कि कालिका प्रसाद की सहायता से, यानी कालिका प्रसाद और सनीचर मिलकर, है ना, एक प्रकार से उनकी सहायता हुआ है, सनीचर को मिलकर गांव में क्या चीज़ा, तो सहकारी खेती करने तो कोऑपरेटिव फार्म खोलने का सनीचर को आदेश मिल गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज दरबारी उपन्यास में कोऑपरेटिव फार्म खोलने का आदेश किसे मिला था, तो सनीचर को मिला था। और वेद जी बहुत खुश हैं कि शेर का बच्चा उसे कहते हैं जो इस प्रकार का कार्य करता है। अध्याय 19 में देखते हैं क्या क्या हुआ है।
कॉलेज मैनेजरी चुनाव में हुई धांधलेबाजी की शिकायत शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के पास हो गई है। यानी क्योंकि मैनेजरी का चुनाव तो एक देख ही रहे किस प्रकार हुई थी। तमंचे यानी बंदूक के दम पर वेद जी पुनः मैनेजरी बन जाते हैं। वोट देने को डर से नहीं जाता, जो जाता भी वो भी डर से वेद जी के पक्ष में ही वोट देता है। तो ये सारी धांधलेबाजी की शिकायत शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के पास हो गई है। वेद जी के यहाँ इस घटना पर विचार विमर्श हो रहा है और इसी घटना पर, कौन सी घटना पर, कि शिक्षा मंत्री को और शिक्षा विभाग में यह खबर भेज दी गई है कि मैनेजरी का चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। तो इसी मामले को लेकर वेद जी के यहाँ विचार विमर्श हो रहा है। इस मामले में वे खन्ना को फंसाना चाहे परंतु छोटे पहलवान ने रोक दिया और वे लोग विचार विमर्श करके ये चाहे कि इस मामले में खन्ना को फंसा दिया जाए, परंतु छोटे पहलवान ने क्या किया, रोक दिया, उसने फंसाने नहीं दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारी छंगामल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किए और कहे कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और शिक्षक इस देश के भविष्य निर्माता हैं। फिर शिक्षा विभाग उसकी जब शिकायत हुई तो पुनः वे कहाँ आए, छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज आए। और सबको पता है कि घूस का ज़माना जो होता है, भ्रष्टाचार का ज़माना, सभी लोग क्या होते हैं, घूस में तो जाने करते हैं कि बुरे काम को भी अच्छे लोग कह देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है, इस पंक्ति से पता चल रहा है। जब वो आए, निरीक्षण किए, परंतु इस पर चर्चा नहीं किए कि मैनेजरी का चुनाव आखिर क्या हुआ। फिर वो सिर्फ क्या चर्चा किए, वे बच्चों को बताए कि तुम लोग देश के भविष्य हो और शिक्षक को बोले कि तुम लोग देश के भविष्य निर्माता हो। शिक्षा अधिकारी ने गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों का भी उदाहरण दिए भाषण में। स्कूल में जब कॉलेज में जब आए थे, जब वो सभी को बता रहे थे कि तुम लोग देश के भविष्य हो और तुम लोग देश के भविष्य निर्माता हो, तो इसी समय वो विनोबा भावे और गांधी जी का भी उदाहरण दे रहे थे। शिक्षा अधिकारी की व्याख्यान समाप्त होने पर सभी आपस में चर्चा करते हुए घर लौटे। जब शिक्षा अधिकारी अपना व्याख्यान समाप्त किए और वहाँ जब वो चले गए तो सभी आपस में चर्चा करते हुए क्या हुए, घर चले गए। शिक्षा विभाग अधिकारी 4 बजे छंगामल इंटर कॉलेज आए थे। ये भी याद रखना, शिक्षा विभाग अधिकारी जो आए थे छंगामल इंटर कॉलेज के निरीक्षण करने के लिए, कितना बजे आए थे, तो 4 बजे आए थे। परिच्छेद 20 में देखते हैं, बद्री पहलवान का एक चेला किसी ब्राह्मणी के बलात्कार के आरोप में फंस जाता है, परंतु बद्री पहलवान 1500 रुपये देकर उसे छुड़ा लेता है। यानी बद्री पहलवान का एक चेला है जो किसी ब्राह्मणी के बलात्कार के आरोप में फंस जाता है, परंतु बद्री पहलवान 1500 रुपये देकर उसे छुड़ा लेता है। रंगनाथ रात्रि 11 बजे छत पर रूपन बाबू और बेला के प्रेम पत्र के विषय में सोच रहा था। और रंगनाथ जो रात्रि 11 बजे छत पर रूपन बाबू और बेला के प्रेम पत्र के विषय में सोच रहा था। दिन में सनीचर के बनाए गए कोऑपरेटिव फार्म हाउस का उद्घाटन होता है, जिसे वेद जी अपना व्याख्यान देते हैं। और दिन में सनीचर बाबू को जो आदेश मिल गया था कोऑपरेटिव फार्म बनाने के लिए, उस हाउस का उद्घाटन वेद जी खुद करते हैं और वे क्या करते हैं, अपना व्याख्यान भी देते हैं। गया दिन के यहाँ जब से चोरी हुई है जागते रहो का नारा लगाते रहते हैं। और गया दिन के यहाँ जब से चोरी हुई है जागते रहो का नारा लगाते रहते हैं। अध्याय 21 में देखते हैं, आगे है, गया दिन के यहाँ चोरी का आरोप में सवेरे 4:30 बजे, कितना बजे, तो गया दिन का जो चोरी हुई थी उसके आरोप में सवेरे 4:30 बजे दरोगा द्वारा जोगनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो जोगनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जोगनाथ की गिरफ्तारी करवाने में रामधीन भीखम खेवड़ी का हाथ होता है। यानी जोगनाथ को गिरफ्तारी करवाने में किसका हाथ होता है, रामधीन भीखम खेवड़ी का। आपको पता है कि रामधीन और वेद जी के साथ क्या होता है, दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता है, तो उसकी गिरफ्तारी करने में किसका हाथ होता है, तो रामधीन भीखम खेवड़ी का हाथ होता है। रंगनाथ और सनीचर रामधीन भीखम खेवड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और जहां एक छप्पर के नीचे जुआ चल रहा था। यानी फिर उसके बाद रंगनाथ और सनीचर रामधीन भीखम खेवड़ी के दरवाजे के पास पहुंचते हैं जहां एक छप्पर के नीचे क्या चल रहा था, जुआ चल रहा था। रामधीन रंगनाथ को जोगनाथ की गिरफ्तारी के विषय में पूछता है
और भांग पीने के लिए कहता है, जिसे रंगनाथ मना कर देता है। अब यहाँ ये जो जोगनाथ है वो किसका आदमी है, अब ये भी चर्चा के विषय है। तो याद रखना, जोगनाथ जो है वो वेद जी का आदमी है, और रामधीन और जोगनाथ वेद जी के साथ राजनीति प्रतिद्वंदता है, तो वे जोगनाथ को गिरफ्तारी करवाने में उसका हाथ तो होना ही है। और रंगनाथ जो है, रंगनाथ को जब रामधीन भीखमखेड़ी पूछता है जोगनाथ के बारे में कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, या उसके बाद फिर कहता है कि पियोगे भांग, क्योंकि वो भांग पी रहा था, और बोलता है कि भांग पियोगे, तो रंगनाथ क्या करता है, मना कर देता है। भांग कौन पी रहा था, तो रामधीन भीखमखेड़ी, खुशी से ना। अध्याय 22 में देखते क्या हुआ है। शिवपालगंज में सड़क के किनारे बनी पुलिया के पास दिन के 10 बजे रंगनाथ और रूपन बाबू रंगनाथ को छत पर सपने में आई लड़की के पर विचार कर रहे थे। यानी ऐसा होता है कि इसके पिछले अध्याय में आपको बताए थे कि एक बार रंगनाथ छत पर अकेले सोया हुआ था, अचानक कोई लड़की छत पर आई और उसके छाती पर आकर क्या हुई, सो गई। जब उसे स्पर्श होने लगा, किसी लड़की के छाती का स्पर्श होने लगा, तो अचानक हड़बड़ाए, और लड़की भी जब देखी कि यह रूपन बाबू नहीं है, तो वह अचानक वहाँ से गायब हो गई। परंतु यह सपने की बात कह रहा था, रंगनाथ कह रहा था रूपन बाबू के यह सपने की बात है। परंतु रूपन बाबू को मन ही मन यह संदेह हो रहा था कि रंगनाथ ने छत पर कोई सपना नहीं, बल्कि बेला खुद आई थी। बेला क्या हुई थी, खुद आई थी, परंतु किसके पास आई थी, रूपन बाबू के पास आई थी। परंतु ऐसा था, उस दिन रूपन बाबू छत पर सो नहीं रहे थे, सिर्फ रंगनाथ ही सो रहे थे। और बेला रंगनाथ को रूपन बाबू समझकर उससे प्रेम करने लगी, एक प्रकार से वासना का जो प्रेम होता है वैसा करने लगी। परंतु जब उसे लगा कि ये रूपन बाबू नहीं है, कोई और है, तो वहाँ से क्या होती है, चली जाती है। अरे तो फिर बुला दो। आगे रंगनाथ बादाम खरीदने के लिए शिवपालगंज से 2 मील दूर दूसरे गांव में जाते हैं, जहां बादाम तो नहीं मिलती, परंतु वकील के पिता और सनीचर से भेंट होती है। अब देखिए, रंगनाथ को बादाम बहुत पसंद था, वे शिवपालगंज में तो उनको बादाम मिला नहीं, तो शिवपालगंज से 2 मील दूर किसी दूसरे गांव में जाते हैं, जहां जाने के बाद भी वहां उनको बादाम तो नहीं मिलता, परंतु वकील के पिता और सनीचर से भेंट होती है। आगे रास्ते में सनीचर रंगनाथ से ग्राम प्रधान की चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। रास्ते में सनीचर जो हैं वे रंगनाथ से ग्राम प्रधान के चुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। रंगनाथ ग्राम प्रधान के चुनाव में प्रधान के लिए रामधीन भीखमखेड़ी के विपक्ष में पर्चा दाखिल करने जा रहा है। रंगनाथ को ये भी पता चलता है कि यहाँ थोड़ा सा लग रहा है, यहाँ रंगनाथ नहीं होगा, याद रखना, यहाँ रंगनाथ नहीं होगा। इसको ये यहाँ पर आप समझिएगा कि रंगनाथ नहीं है, यहाँ सनीचर है ना। तो सनीचर ग्राम प्रधान चुनाव में प्रधान के लिए रामधीन भीखमखेड़ी के विषय में क्या करने जा रहा है, तो पर्चा दाखिल करने जा रहा है। कौन, तो सनीचर। और वह किसे बता रहा है, तो रंगनाथ को बता रहा है। अध्याय 23 में क्या हुआ है मुजरिम हरिराम कत्ल के जुर्म में बाइज्जत बरी होने पर स्त्रियों, अछूतों और मुसलमानों को छोड़कर, किनको छोड़कर, स्त्रियों, अछूतों और मुसलमानों, मुजरिम हरिराम जो है वो कत्ल के जुर्म में क्या हुआ था, बाइज्जत बरी हो गया था, कत्ल भी कर लिया और सज़ा भी नहीं हुई। अब इसी खुशी में वो स्त्री, अछूत और मुसलमान को छोड़कर सभी लोगों को अपने घर में दावत दिया था। दावत यानी पार्टी, अभी के समय में वर्तमान में उसको बोलते पार्टी देना, खुशी से। प्रिंसिपल रंगनाथ को बताता है कि वह इतिहास में 59% अंक लाकर एमए किया है। यानी प्रिंसिपल ये बताता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे कमज़ोर मत समझना, क्योंकि रंगनाथ खन्ना के अक्सर पक्ष लेते थे, खन्ना मास्टर के। तो प्रिंसिपल बताता है कि मैं भी ऐसा नहीं कि मैं प्रिंसिपल मतलब ऐसी बन गया, मैं भी 59% अंक लाकर एमए किया हूँ। प्रिंसिपल आगे ये भी कहता है कि प्रोफेसर बनर्जी के कारण मुझे यूनिवर्सिटी में स्थान नहीं मिली। यानी ये भी बताता है कि 59% अंक में लाकर एमए किया था, अगर प्रोफेसर बनर्जी नहीं होते आज मैं यूनिवर्सिटी में
कोई न कोई पद पर रहता, परंतु उनके कारण मुझे यूनिवर्सिटी में स्थान नहीं मिले। आगे प्रिंसिपल की 4 बहनें हैं जिसकी अब तक शादी नहीं हुई। आगे ये भी चर्चा है कि प्रिंसिपल की कितनी बहनें हैं, 4 बहनें हैं जिसकी अब तक शादी नहीं हुई है। प्रिंसिपल रंगनाथ को बहुत सारे घटनाओं के किस्से भी सुनाते हैं। प्रिंसिपल फिर रंगनाथ को बहुत सारे घटनाओं के किस्से एक करके इसी परिच्छेद में, इसी अध्याय में सुनाते हैं। आगे प्रिंसिपल आगे रंगनाथ को यह भी बतलाते हैं कि वेद जी हमें आश्रय न देते तो आज भीख मांगने की नौबत आ जाती। ये भी बताता है प्रिंसिपल किसको, रंगनाथ को, कि अगर आज वेद जी ना होते तो मुझे आज भीख मांगने की नौबत आ जाती। प्रिंसिपल खन्ना को बड़ी चलती कोड़ी कहते हैं, और प्रिंसिपल खन्ना को क्या बोलते हैं, बड़ी चलती कोड़ी कहते हैं। जोगनाथ की जमानत न लेने पर, देखिए जोगनाथ की क्या होती, गिरफ्तारी होती है ना गया दिन के यहाँ चोरी करने के आरोप में, किसके कहने पर, तो रामदीन भिखन खेवड़ी के उसमें हाथ होता है, उन्हीं के कहने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। अब जोगनाथ की जमानत ना लेने पर, अब उसकी जमानत भी नहीं होती। अब सोचो वेद जी का आदमी है, इसकी जमानत ना हुई, ये तो बहुत बड़ी समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जोगनाथ की जमानत न लेने के परिणाम स्वरूप दारोगा जो जोगनाथ को गिरफ्तार करता है, जमानती नहीं लेता है, सीपालगंज थाना से तबादला हो जाता है। देखो ये है पावर, क्या है पावर। जोगनाथ को जब जमानत नहीं लेता है दरोगा, तो वेद जी का पावर यहाँ दिखाया गया है, उन्हें सीपालगंज से तबादला हो जाता है। किनका, तो दारोगा का। रंगनाथ और प्रिंसिपल दारोगा जी को सलाम करते। जब दारोगा जी यहाँ से जाने लगते हैं तो रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब दोनों क्या करते हैं, दारोगा जी को सलाम करते हैं। अध्याय 24 सीपालगंज गांव के किनारे एक तालाब था जो साफ सुथरा तो न था, परंतु वहां की घास ईके वालों और घोड़ों को खाने की समस्या दूर कर देते। देखिए अब इसमें है कि सीपालगंज के किनारे एक तालाब था, तालाब तो गंदा था, साफ सुथरा तो नहीं था, परंतु वहाँ की घास जो ईके वाले जो ईके चलाते हैं, जिनके घोड़े के ईके हैं, वे अपने घोड़ों के खाने की समस्या को दूर करते थे, वहाँ से घास ले जाया करते थे। शनिचर और रामदीन दोनों ग्राम प्रधान पद पर खड़े हुए थे। दोनों बारी बारी से घास छील रहे ईके वालों के पास, 2 ईके वालों के पास अपनी अपनी ओर से वोट देने को कहते। देखिए वहीं की चर्चा है, यानी ईके वाले अपने घास छील रहे हैं, वहीं पर सबसे पहले शनिचर आते हैं। शनिचर कहते हैं कि मेरे पक्ष में वोट देना, फिर रामदीन आता है, रामदीन बोलता है कि मेरे पद से वोट देना। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो वोटर होता है वो किसी को नहीं बोलता कि मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, हाँ भाई आपको दे देंगे, हाँ भाई आपको ही देंगे। ऐसा वोटर बोलेगा, लगेगा जिसे मानो सच में देगा, परंतु वोटर आजकल भी बहुत चालाक होते हैं, जिसको देना होता है वो देते हैं, परंतु ऐसा बोलेंगे कि लगेगा हमें ही देंगे। तो शनिचर आता है उसके बोलते हैं कि हाँ भैया आपको ही देंगे, हम वोट का क्या करेंगे। फिर रामदीन आता है तो रामदीन को भी यही बोलते हैं कि हम वोट का क्या करेंगे, आप ही को देंगे। तो इसी तरह दोनों को बारी बारी से वोट देने को कहते हैं। देखिए चुनाव से पहले रामदीन ने नीम के पेड़ के पास एक कुआं बनवाया था और शिलालेख पर यह लिखवाया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा सीपालगंज। यानी चुनाव से पहले रामदीन क्या करता है, कुएं के पास एक शिलालेख का निर्माण करवा दिया था, जिसमें क्या लिखा हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा सीपालगंज। कुएं का शिलान्यास मवेशी डॉक्टर श्री झाऊलाल ने किया था। अब देखिए अभी ये भी हुआ क्या है, इसको समझने का कोशिश करेंगे, इसमें हुआ क्या है। चुनाव से पहले रामदीन क्या करता है, नीम के पेड़ के पास एक कुआं बनवाया। क्या बनवाया, कुआं। और उस कुएं आजकल जानबे करता है सरकारी काम है, अभी भी क्या होता है कुछ बनता है तो उसके लिए शिलालेख भी निर्माण होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना इतना के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है, फिर इतना राशि का ये कुआं है। उसी प्रकार शिलालेख बनाया गया था। शिलालेख में लिखवाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना ग्राम सभा सीपालगंज। और कुएं का शिलान्यास कौन किए थे, तो मवेशी डॉक्टर श्री झाऊलाल, मवेशी डॉक्टर श्री झाऊलाल। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के दिन कॉलेज छुट्टी कर दी जाती है। अब चुनाव के दिन कॉलेज में छुट्टी जाती है, जिस दिन चुनाव रहती है उस दिन कॉलेज में, ग्राम प्रधान के चुनाव के दिन कॉलेज में छुट्टी रहती, छुट्टी कर दी जाती है। चुनाव जीतने, इसी परिच्छेद में चुनाव जीतने की 3 तरकीबों की चर्चा है, एक रामनगर वाली, एक नेवादा वाली और एक महिपालपुर वाली। शनिचर जो है महिपालपुर वाली चुनाव तरकीब अपनाकर ग्राम प्रधान का चुनाव जीत जाता है। अब ग्राम प्रधान का चुनाव कौन जीता है, तो शनिचर।
कहाँ वाली चुनाव तरकीब अपनाकर, तो महिपालपुर वाली। कहाँ वाली? महिपालपुर वाली। बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। अध्याय 25 में चलते हैं। रंगनाथ को छत पर बेला का रूपन को समर्पित एक प्रेम पत्र मिला। अब रंगनाथ को छत पर क्या मिला? बेला का प्रेम पत्र मिला। किससे समर्पित? रूपन को समर्पित, जिसमें छत पर रात वाली घटना का जिक्र किया हुआ था। रात वाली घटना क्या है? तो रात को जब वो छत पर आती है तो रूपन बाबू की जगह कौन सोए हुए रहते हैं? तो रंगनाथ सोए हुए थे, और समय रात अंधेरा का समय होता है, कुछ दिखता नहीं है, और उसी की चर्चा है कि तुम्हारे बिस्तर पर कोई और सोया था। यानी रूपन बाबू का बिस्तर था और उस बिस्तर पर रंगनाथ सोए हुए थे, और बेला रात्रि को आती है और जब उससे प्रेम करने लगती है, और रात का वासना का प्रेम तो जानते ही हैं, जब प्रेम करने लगती है तो उसे पता चलता है कोई और है, तो वहाँ से क्या होती है? वह भाग जाती। इसी घटना के उस पत्र में भी चर्चा करती है। रंगनाथ बेला का प्रेम पत्र बद्री पहलवान को दे देता है। अब रंगनाथ बेला का प्रेम पत्र किसे दे देता है? तो बद्री पहलवान को दे देता है। अब अदालत में जोगनाथ के खिलाफ चोरी के मुकदमे की गवाही चल रही है। अदालत में जो जोगनाथ चोरी का आरोप इस पर लगा है गया दिन के यहाँ, उसकी क्या चल रही? मुकदमा चल रही है। जोगनाथ के तरफ से गवाही के रूप में आया बैजनाथ झूठी गवाही देता है। अब बैजनाथ जो है झूठी गवाही देने में बहुत फेमस है, इसकी याद रखना। राग दरबारी उपन्यास में झूठी गवाही देने में कौन फेमस है? तो बैजनाथ। वो क्या करता है? तो जोगनाथ की तरफ से झूठी गवाही देता है। जब छोटा पहलवान को भी गवाही के लिए जब उतारा जाता है तो वो गया दिन के खिलाफ गवाही देते बोलता है। सबसे पहले तो उठता है कि गया दिन के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा, परंतु जब वहाँ जाता है तो अचानक उसका मन बदल जाता है और गया दिन के खिलाफ गवाही देता है, और बेला को क्या कहता है? बदचलन लड़की कहता है। अब यहाँ प्रश्न है, बदचलन लड़की किसे कहते हैं? बदचलन लड़की जिसका कैरेक्टर खराब होता है उसको कहते हैं बदचलन लड़की। अध्याय 26 में देखते हैं। इस अध्याय की शुरुआत गिरजा कुमार माथुर की निम्न पंक्तियों से होती है। हमने बिताई है जिंदगी की कसाले की, हमने बिताई है जिंदगी कसाले की, हमने परवाह कभी न की किसी की। इस पंक्ति से इस अध्याय की शुरुआत होती है। प्रिंसिपल साहब दफ़ा 107 के मुकदमे को लेकर वेद जी से चर्चा कर रहे हैं। याद रखना, ये दफ़ा 107 का मुकदमा वो कॉलेज से जुड़ा हुआ है, और ये मुकदमा जो है प्रिंसिपल गुट और खन्ना गुट के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसी के झगड़ा होने पर ये मुकदमा दायर हुआ था। 107 के मुकदमे, एक दफ़ा 107 मुकदमा प्रिंसिपल ने खन्ना और उनके साथियों पर मुंह बंद कराने के लिए वेद जी को कहने पर किया था। अब 107 का मुकदमा दायर कौन किया था? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो प्रिंसिपल ने किया था। किन पर किया था? तो खन्ना और उनके गुट के साथियों पर, उनका मुंह बंद कराने के लिए। और किनके कहने पर? तो वेद जी के कहने पर कि तुम एक काम करो, 107 का मुकदमा दायर कर दो उन सभी शिक्षकों पर। तो प्रिंसिपल 107 का मुकदमा दायर कर देता है, और इसी की चर्चा वेद जी के यहाँ प्रिंसिपल कर रहा है। शनिचर ग्राम प्रधान की चुनाव जीत की खुशी में शराब घर में पार्टी दी है। अब शनिचर जब ग्राम प्रधान की चुनाव जीत गया है तो शराब घर में क्या किया? शराब की पार्टी। अब शराब घर में किसकी पार्टी होगी? अब जान ही सकते हैं, तो पार्टी दी है। अब चुनाव जीता है तो पार्टी तो देगा ही। आगे देखिए, अध्याय 27 में क्या हुआ है? अखाड़े में आज छोटे पहलवान को बद्री पहलवान ने धोबी घाट के दांत से चित किया था। यानी अखाड़े में छोटे पहलवान और बद्री पहलवान दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, और अब बड़ा पहलवान बद्री पहलवान का चेला है, छोटा पहलवान तो हरा कैसे देगा? हरा तो नहीं सकता है। तो वही इसी की चर्चा धोबी घाट के दांव में से चित किया था, मतलब छोटे पहलवान को हरा दिया था। अब चेला है यहाँ, कहाँ गुरु कहाँ चेला? अब चेला गुरु को थोड़ी हरा सकता है। वे अखाड़े में सिर्फ लंगोट पहनकर उतरते थे। जब वे दोनों अखाड़े में उतरते थे सिर्फ लंगोट पहनकर, उनके लंगोट की पट्टी में दोनों ओर अंडकोश ब्रह्मांड को प्रदर्शित कर देते थे। अब उनके अब खाली थोड़ा सा पट्टी लंगोट लगा लेगा तो कैसा दिखेगा, आप समझ ही सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि जब अदालत में बेला को बदचलन लड़की कौन कहा था? छोटा पहलवान। तो बेला को बदचलन लड़की कहने की बात पर बद्री पहलवान जो है छोटे पहलवान को बहुत डांटता है। अरे बोलता है कि तुम बदचलन लड़की तुम किसे करो? तो तुम्हारी माँ, मतलब क्योंकि इसका शिष्य
छोटा पहलवान जो बद्री पहलवान का जो है शिष्य है, छोटा पहलवान, अब बद्री पहलवान मन बना लिया कि मैं बेला से शादी करूँगा, ऐसा वो मन बना लिया था, तो इसीलिए उसे डांटता है। छोटे पहलवान बद्री पहलवान को रूपन बाबू को बेला से फंसा हुआ कहता है, और छोटे पहलवान ये भी कहता है बद्री पहलवान को कि रूपन बाबू जो है आपके छोटे भाई वो बेला की प्रेम में फंसे हुए हैं। बद्री पहलवान बेला का प्रेम पत्र अपने लिए कहता है। अब देखो बद्री पहलवान यहाँ बात बदल देता है, बोलता है कि जो प्रेम पत्र आया है बेला का वो रूपन बाबू के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। अध्याय 28। इस अध्याय की शुरुआत रूपन बाबू के अंतर्मन में हो रहे मनोभाव से होता है। यानी अध्याय 28 की शुरुआत रूपन बाबू के मन में हो रहे अंतर्मन से होता है। वो अपने भाई बद्री को गुंडों का प्रतिपालक समझता है, और वह अपने भाई बद्री को क्या समझता है? गुंडों का प्रतिपालक, यानी उसका भाई जो गुंडे पालता है। बद्री पहलवान का बेला से विवाह की बात सुनकर, जब बद्री पहलवान यह घोषणा करता है मैं बेला से विवाह करूंगा, तो बद्री पहलवान का बेला से विवाह की बात सुनकर रूपन बाबू को बेचैनी पैदा होने लगती है। रूपन मन ही मन प्रिंसिपल वेद जी बद्री पहलवान और सनीचर के प्रति विद्रोह का भाव जागृत हो जाता है उसके मन में, यानी रूपन बाबू के मन में बेचैनी पैदा होने लगती है। और रूपन बाबू जो है वो देखिए कौन कौन, प्रिंसिपल वेद जी और बद्री पहलवान और सनीचर, इस सभी के प्रति रूपन बाबू के मन में क्या होती है? विद्रोह का भाव जागृत होने लगती है। आगे देखिए, रूपन बाबू खन्ना द्वारा छपवाई गई पर्ची का खुलकर विरोध करने का फैसला करता है। और रूपन बाबू ये भी फैसला करता है खन्ना साहब जो पर्ची छपवाए हैं उसका वे खुल पर विरोध करेगा, ये भी फैसला करता है। बद्री बेला प्रेम संबंध में रूपन को यह भी बात सुनने को मिलता है कि बेला बिना ब्याह के 7-8 महीने की गर्भवती है। यानी ये भी झूठ है, अफवाह है, ये भी अफवाह फैलता है कि बद्री बेला का प्रेम का अफवाह है। और ये अफवाह ये भी फैला दिया जाता है कि बद्री बेला यानी दोनों के बीच प्रेम संबंध है, उसके पेट में 7-8 महीने का बच्चा भी है, ऐसा उसे लगता है, ऐसा खबर मिलता है किसी के द्वारा। अब देखिए, वेद जी अंतर्जातीय विवाह के पक्षधर थे, यहाँ चर्चा जरूर है, याद रखिएगा। वे बोले कि मैं अंतर्जातीय विवाह का पक्षधर हूँ, परंतु थे तो नहीं, परंतु अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए ऐसा वो कहते हैं कि मैं अंतर्जातीय विवाह का पक्षधर हूँ। वे बद्री और बेला के विवाह सब प्रकार से आदर्श मानते हैं और विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वे बेला और बद्री का विवाह को सब प्रकार से आदर्श मानते हुए विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भी एक राजनीति प्रतिद्वंदता है, राजनीति चाल है, प्रतिद्वंदता नहीं, राजनीति चाल है। और इस चाल में वो ये घोषणा करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर बहुत ही कूद रहे हैं कि मेरा बेटा एक नीच जाति की लड़की से इस तरह का मतलब प्रेम संबंध रखा हुआ है। इसे उन्हें बहुत गुस्सा भी अंदर अंदर आ रहा है, परंतु वे अपनी मान सम्मान ना घटे, इसके चलते ऐसा वे फैसला लेते हैं। अध्याय 29 में क्या हुआ है? वेद जी से बद्री बेला का विवाह की घोषणा सुनकर रूपन बाबू उदास रहने लगे। अब वेद जी खुद उनके पिता हैं, वही घोषणा कर दिए कि बद्री बेला का विवाह होगा, तो सोचो रूपन बाबू का हाल क्या होगा, क्योंकि रूपन बाबू बेला के प्रेमी हैं, अब बेला रूपन बाबू प्रेमिका। अब बद्री बेला का विवाह जब उसी का भाई से उसका विवाह होने वाला है, तो रूपन बाबू का हालत क्या होगा तो आप समझ ही सकते हैं। तो वेद जी से बद्री बेला का विवाह की घोषणा सुनकर रूपन बाबू बेचारे क्या हो गए हैं, तो उदास रहने लगे। रूपन बाबू को सीपालगंज अब कूड़ा नापदान नाली सा लगता है। और रूपन बाबू को अब सीपालगंज कैसा लगने लगा है? कूड़ा नाली जैसा लगने लगा है। वेद जी और बद्री पहलवान में बेला के विषय में वार्तालाप होता है। अब देखिए, वेद जी और बद्री पहलवान में बेला के विषय में वार्तालाप होता है। वेद जी कहते हैं तुम बेला से कैसे फंस गए? देखिए, वहाँ कुछ और करें कि मैं दोनों विवाह का आदर्श मानता हूँ, जबकि इसमें क्या चर्चा है? अपने पुत्र को बोलते हैं कि तुम बेला से कैसे फंस गए। अब तो फंसा तो कौन था सबको पता है, ये तो बद्री पहलवान की चाल है, वो जबरन शादी करना चाह रहा था। फंसा तो रूपन बाबू, फंसे तो रूपन बाबू थे, सबको पता है। रास्ते में जाते वक्त रूपन को लंगड़ से मुलाकात होती है। रास्ते में जाते वक्त फिर रूपन को कौन मिलते हैं? लंगड़। रूपन बाबू को प्रिंसिपल साहब जब खन्ना मास्टर के करतूतों के विषय में कहते हैं तो वह उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं।
यानी रूपन बाबू को प्रिंसिपल साहब जब खन्ना मास्टर के करतूतों के विषय में कहते हैं तो उनके विषय में रूपन बाबू कुछ भी सुनना नहीं चाहते। रूपन बाबू ने रंगनाथ को सिनेमा देखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु रंगनाथ घर जाने की बात की। वो बोला मैं घर जा रहा हूँ, मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा। अध्याय 40 में क्या हुआ इसको देख लेते हैं। अध्याय 30 में क्या हुआ है। इस अध्याय में शनिचर की दुकान पर होली के पर्व पर कई सामानों की बिक्री की चर्चा होती है। यानी शनिचर एक दुकान भी दे दिया है और होली के पर्व पर उनके दुकान पर कई सामानों की बिक्री की चर्चा होती है। रंगनाथ शनिचर को दुकान पर अपने भतीजे को बिठाने के लिए बोलता है। रंगनाथ बोलता है कि शनिचर तुम तो ग्राम प्रधान हो और दुकान पर बैठे रहते हो, तुम्हें तो गांव की सेवा के लिए गांव के बारे में सोचना चाहिए, गांव में घूमना फिरना चाहिए और इस दुकान पर अपने भतीजे को बैठा देना चाहिए। ये बात रंगनाथ शनिचर को बोलता है। अब ग्राम प्रधान है और दुकान पर बैठा रहेगा तो फिर ग्राम को कौन देखेगा। दरोगा जी शनिचर की खुशामद करते हुए कहते हैं कि जोगनाथ को हमने गलतफहमी से गिरफ्तार किया था, अतः वे इस मुकदमे को वापस ले, मैं अब सुलह करने के लिए तैयार हूँ। यानी दरोगा को अफसोस होता है क्योंकि वे किससे पंगा लिए थे, अवैध जी से पंगा ले लिए थे। अवैध जी से पंगा लेना उस समय के लिए बहुत ही मुश्किल था। वे ये भी बोलते कि मुकदमे वापस लेने की बात भी होती है, वे सुलह करने के लिए भी तैयार रहते। कौन? दरोगा जी। हो सकता है दरोगा जी जब से ये फैसला लिए तब से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अध्याय 31 में क्या हुआ है। बद्री पहलवान के एक मित्र को नाजायज तौर से हथियार रखने के आरोप में 2 साल की सजा हो गई है। तो देखिए बद्री पहलवान के एक और मित्र है जिसे नाजायज तौर पर हथियार रखने के आरोप में 2 साल की सजा हो गई है। सीपालगंज में डिप्टी डायरेक्टर स्वयं बहुत सारे अनैतिक मामलों की जांच होने वाले सीपालगंज में डिप्टी डायरेक्टर स्वयं बहुत सारे अनैतिक मामले की जांच होने वाले हैं, करने के लिए आने वाले हैं ना, थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है। तो डिप्टी डायरेक्टर कहाँ आने वाले हैं? सीपालगंज आने वाले हैं। बहुत सारे मामले उनके पास गए हैं जिसकी जांच करने के लिए। यानी कैसे मामले? अनैतिक मामले बहुत सारे उनके पास गए हैं, तो उसकी जांच करने के लिए सीपालगंज आने वाले हैं, जिसे लेकर वैद्य जी बहुत चिंतित मुद्रा में बैठे हुए। अब देखो अनैतिक मामला है, वैद्य जी का तो उनसे जुड़ाव ही था। अब ये अनैतिक मामला क्या क्या है जिसके लिए डिप्टी डायरेक्टर स्वयं आने वाले हैं जांच करने के लिए। यहाँ सभी अनैतिक मामले की चर्चा भी हम कर दिए हैं और जिसके लेकर वैद्य जी बहुत चिंतित हैं। तमंचा के बल पर मैनेजरी का चुनाव का मामला, यानी तमंचा के बल पर मैनेजर बनने का मामला जो था, कौन बने थे? वैद्य जी। अध्यापकों को दुगनी रकम पर दस्तखत कराकर आधे रकम ही देना। खन्ना के आवेदन पर खन्ना आवेदन दिए थे कि अध्यापकों को दूनी रकम पर दरख्वास्त करवा दिया जाता है, दस्तखत करा दिया जाता है और रकम आधी ही दी जाती है। तीसरा, मोतीराम मास्टर द्वारा बीच कक्षा छोड़कर आटा चक्की का कारोबार करने चला जाना। इस सभी बातों को लेकर, इस सभी अनैतिक मामलों को लेकर डिप्टी डायरेक्टर स्वयं सीपालगंज आने वाले हैं। बद्री पहलवान पिता को आश्वस्त करता है कि आप चिंता ना करें। यानी बद्री पहलवान कहता है कि आप चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे, परंतु राजनीति आप ही को संभालना होगा। तो बोलते हैं कि इधर जो कुछ होगा हम संभाल लेंगे, परंतु जब राजनीति की बात होगी तो राजनीति हमसे तो होता नहीं है, ये आपको ही संभालना होगा। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन में भाषण देते हुए कॉलेज मैनेजरी से त्याग पत्र दे देते हैं, परंतु पुनः कपट, छल और राजनीति द्वारा बद्रीनाथ कॉलेज का मैनेजर बन जाता है। देखिए वैद्य जी क्या करते हैं, कोऑपरेटिव यूनियन में भाषण देते हैं और वे कॉलेज मैनेजरी पद से क्या देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, परंतु ये उनका एक चाल था और पुनः छल कपट कह सकते हैं द्वारा राजनीति करके वो पुनः अपने ही बड़े बेटे बद्री को कॉलेज का मैनेजर बना देते हैं, उन्हें ही बना दिया जाता है। यानी अपना कह सकते हैं अपना घर का मामला अपना घर में ही रह गया, बाहर नहीं गया। अध्याय 32। इस साल सीपालगंज में रबी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई। किसान लोग अपना कर्ज चुकाने गया दिन भिखम खेवड़ी के यहाँ जाते दिखे। यानी गया दिन भिखम खेवड़ी हो सकता है कर्ज देने का काम करता हुआ किसानों को। और जब सीपालगंज में अच्छी पैदावार हुई तो सभी किसान लोग क्या करें, अपना कर्ज चुकाने हेतु गया दिन के यहाँ जाते दिख रहे हैं।
वेद जी गया दिन के यहाँ जाकर अपना बेटा का विवाह का प्रस्ताव गया दिन की पुत्री, थोड़ा सा यहाँ भिखम खेवड़ी बोल देते, गया दिन भिखम खेवड़ी नहीं, गया दिन ही सिर्फ है ना, याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया। गया दिन जान ही रहे हैं जिनके यहाँ चोरी हुई थी और इनका व्यापार था कपड़ा का, तो अमीर आदमी थे, हो सकता है किसानों को भी देते होंगे कर्ज पर पैसे। तो सीपालगंज में जब अच्छी खेती हुई, फसल के पैदावार बहुत अच्छी हुई, तो सभी किसान लोग कर्ज चुकाने के लिए किसके यहाँ जाते दिखे, गया दिन का। और हो सकता है कि कुछ कपड़ा लता का भी कर्ज होगा, अब कपड़ा का दुकान था तो कपड़ा का दुकान में लोग कर्ज से लेते हैं, तो ये भी कर्ज होगा। तो दोनों चीज़ यहाँ बातें आ रही हैं, तो वे कर्ज चुकाने के लिए दिखे। अब वेद जी गया दिन के यहाँ जाकर अपना बेटा का विवाह प्रस्ताव गया दिन पुत्री बेला से कराने का प्रस्ताव रखते हैं। अब वेद जी गया दिन के यहाँ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम अपनी पुत्री बेला का विवाह मेरे पुत्र, बड़े पुत्र यानी बद्री पहलवान से कर दो। मगर गया दिन ठुकरा देता है, मगर गया दिन क्या करता है, ठुकरा देता है। गया दिन अपनी बेटी बेला का विवाह जल्द कराना जल्द कराना चाहिए। क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मेरी बेटी का जितना जल्दी विवाह हो जाए वही अच्छा है, क्योंकि वे जानते हैं कि गांव में क्या माहौल है। वे गांव के बच्चे न पैदा करने के लाभ बताने वाले नौजवान से बेला का विवाह कराना चाहते थे। और वे अपनी पुत्री बेला का विवाह किससे करवाना चाहते थे, वो आदमी से करवाना चाहते थे जो गांव में कहता था कि बच्चे न पैदा कराने के लाभ बताने के बारे में, यानी बच्चा न पैदा करने से कितना लाभ होता है, इस बात को जो नौजवान हमेशा बताया करता था, उसी से बेला का विवाह कराना चाहते थे। गया दिन खन्ना को 107 मुकदमे के सुलह करने को कहता है। गया दिन जब खन्ना भी उसके यहाँ पहुँचते हैं किसी मामले, मतलब लोग आपस में मिलते जुलते रहते ही हैं, तो जब गया दिन खन्ना की जब मुलाकात होती है, खन्ना को गया दिन कहता है तुम्हारे ऊपर जो 107 का मुकदमा दायर हुआ है उसमें क्या करो, तुम सुलह कर लो। अध्याय 33। इस अध्याय की शुरुआत सीपालगंज के बस अड्डे में फैले चारों ओर की गंदगी की चर्चा से होती है। अध्याय 33 की शुरुआत जो होती है, सीपालगंज में एक बस अड्डा है, बस अड्डे में फैले हुए चारों ओर की गंदगी से होती है। अड्डे के सामने एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर गंदगी ही गंदगी थी, और अड्डे के सामने एक मंदिर भी था जिसकी सीढ़ियों पर क्या थी, गंदगी ही गंदगी थी। लंगड़ का बहुत दिनों से खेतों का मुकदमा चल रहा था उनके परिवार से ही, परंतु समय पर न पहुंचने के कारण मुकदमे के नकल को फाड़कर फेंक दिया जाता है। उनका नकल, जिस नकल के लिए परेशान थे, वो बन गया था, परंतु अचानक बेचारा लंगड़ बीमार पड़ जाता है और उनका मुकदमा का जो कागज है नकल निकल कर तैयार हो जाता है, परंतु समय पर वे नहीं जा पाते क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं। और जब वे समय पर नहीं जा पाते हैं तो मुकदमे के नकल को फाड़ कर क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है। अध्याय 34। मास्टर खन्ना के घर दो मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। अब मास्टर खन्ना के घर हो रहा है किन किन मुद्दों पर, मालवीय के खिलाफ छपाए गए अलसिल पर्चे, दूसरा डिप्टी डायरेक्टर के जूतों की मारने की बात। अब देखिए मालवीय के खिलाफ कौन छपाया था अलसिल पर्चे, तो प्रिंसिपल, और डिप्टी डायरेक्टर को जूतों से मारने की भी बात, दोनों बातों की चर्चा हो रही है क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर भी वेद जी से अब अभी चर्चा कर रहे थे। पहले हम घूस का ज़माना है, आजकल बड़े बड़े अधिकारी लोग भी क्या होते हैं, जब उन्हें घूस मिल जाती है, रिश्वत मिल जाती है, तो उनका भी मन बदल जाता है। तो यहाँ भी डिप्टी डायरेक्टर को भी जूते से मारने की बात हो रही है, और मालवीय के खिलाफ जो प्रिंसिपल अश्लील पर्चे जो निकाले थे, उस छपाए थे, उसकी भी चर्चा हो रही है। मास्टर खन्ना के घर बैठक में कौन कौन है, यानी जो चर्चा हो रही है विभिन्न मुद्दों पर, तो खन्ना है, मालवीय जी है, रंगनाथ है, खन्ना गुट के दो मास्टर भी हैं, दो लड़के भी हैं। कितने लोग हैं, खन्ना, मालवीय, रंगनाथ, खन्ना गुट के दो मास्टर, दो लड़के भी हैं। और बाद में कौन शामिल हो जाते हैं, रूपन बाबू भी, यानी बाद में फिर रूपन बाबू भी उनके इस बैठक में शामिल हो जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर के आगमन की सूचना मिलने पर प्रिंसिपल साहब उनका डाक बंगला में ठहरने की व्यवस्था में जुड़ जाते हैं। जब डिप्टी डायरेक्टर आता है तो प्रिंसिपल साहब उनका ठहरने की व्यवस्था कहाँ कर देते हैं, तो डाक बंगला में।
जोगनाथ को पुलिस ने फिर 109 दफ़ा लगाकर जेल में बंद कर दिया। देखो जोगनाथ पुनः जेल चला गया, किस मुकदमा में? तो 109 दफ़ा कोई मुकदमा उन पर दायर हो गया। इसके पहले वे चोरी के मुकदमे में गए थे, अब 109 दफ़ा उन पर एक मुकदमा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ भी वेद जी का कोई चाल होगा। प्रिंसिपल वेद जी से, अब देखिए प्रिंसिपल वेद जी से बद्री पहलवान की बारात में जाने की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये गांव में ये खबर फैल ही गई थी कि वेद जी का जो बड़ा लड़का है बद्री का विवाह किसके साथ होने वाला है, तो बेला से होने वाला है। परंतु प्रिंसिपल को ये पता नहीं था कि यह विवाह प्रस्ताव को गया दिन ने ठुकरा दिया है। तो वेद जी क्या बोलते हैं? वेद जी बोलते हैं बद्री पहलवान की शादी नहीं होने की बात कहते हैं, यानी उसकी शादी अभी 1-2 साल नहीं होगी, ऐसा वो कहते हैं प्रिंसिपल को। ये नहीं कहते कि यह शादी अब नहीं होगी, क्योंकि गया दिन ने शादी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब राग दरबारी उपन्यास का अंतिम अध्याय। आज डिप्टी डायरेक्टर का आना था, परंतु 3-4 दिन यहाँ दिन छूट गया है। 3-4 दिन पहले बाहर दौरे पर जाने के कारण नहीं आ सके, यानी आज डिप्टी डायरेक्टर का आना था सीपालगंज, परंतु 3-4 दिन पहले बाहर दौरे पर वो गए हुए थे, जिसके कारण नहीं आ सके। वेद जी प्रिंसिपल को जनता को घर जाने के लिए कहा। अब वेद जी कहते प्रिंसिपल को तुम जनता को कह दो कि डिप्टी डायरेक्टर नहीं आएंगे, वे सभी घर चले जाएं। तो प्रिंसिपल सभी को जाकर कहता है कि आप सभी घर चले जाएं, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर आज नहीं आने वाले हैं। वेद जी के कहने पर खन्ना और मालवीय त्यागपत्र दे देते हैं। वेद जी क्या करते हैं, खन्ना और मालवीय को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये जो कॉलेज है ये मेरे पुरखों का बनाया हुआ कॉलेज है, हमारा मेहनत है, तुम लोग मास्टर हो, तुम लोग को कहीं भी मास्टरी मिल जाएगी, मुझे तो यहीं रहनी है, मैं विवाद बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए खन्ना मास्टर को और मालवीय को कहते हैं तुम दोनों क्या करो, इसी वक्त इस छंगामल इंटर कॉलेज विद्यालय से क्या करो, त्याग पत्र दे दो। उनके कहने पर खन्ना और मालवीय क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। वेद जी अपने छोटे पुत्र रूपन को सारी जायदाद से बेदखल कर देते हैं, और वेद जी और फैसला वहाँ क्या लेते हैं, तो वेद जी अपने छोटे पुत्र रूपन बाबू को अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और कॉलेज मैनेजरी से लेकर सारी जायदाद बद्री पहलवान को देने की भी घोषणा करते हैं। और ये भी घोषणा करते हैं कॉलेज मैनेजरी से लेकर इस मेरी जितनी संपत्ति है सारी संपत्ति अब किसकी होगी, सारी जायदाद का जो आने वाला मालिक होगा वो किसका होगा, तो बद्री ही होगा, यानी बद्री पहलवान का ही सब कुछ होगा। यानी रूपन बाबू को अपने जायदाद से बेदखल कर देते हैं। रूपन बाबू कौन है? रूपन बाबू वेद जी के छोटे लड़के हैं और बद्री वेद जी के बड़े लड़के हैं। अब देखिए प्रिंसिपल खन्ना की जगह रंगनाथ को लेने को कहता है। प्रिंसिपल तो खुश रहता है क्योंकि खन्ना त्याग पत्र दे के चले गए, और प्रिंसिपल खन्ना की जगह रंगनाथ को कहता है क्योंकि रंगनाथ और खन्ना दोनों एक ही विषय से शोधकर्ता थे। तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम उसकी जगह ले लो, परंतु वह मना कर देता है। कौन मना कर देता है? रंगनाथ मना कर देता है कि मैं खन्ना का जगह नहीं ले सकता। रंगनाथ वापस शहर लौटने का फैसला करता है। उपन्यास के अंत में रंगनाथ वापस घर लौटने के भी फैसला करता है, घर आने अपना शहर लौटने की फैसला करता है, क्योंकि वो शहर से गांव आया था अपनी, क्योंकि उसका तबीयत हल्का ख़राब था, परंतु यहाँ आने के बाद उसे लगता है कि इस प्रकार माहौल गांव में भी रहता है, और अंत में वह फैसला करता है कि मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा, और वह घर लौटने की फैसला यानी अपना शहर लौटने की फैसला करता है। और इसी तरह यह उपन्यास का भी अंत हो जाता है। यानी इसलिए इस उपन्यास को रंगनाथ की वापसी से नाट्य रूपांतरण भी किया गया है। रंगनाथ की वापसी यानी रंगनाथ जो है वे सीपालगंज आता है फिर वापस लौट जाता है। यानी कह सकते पूरा उपन्यास जो है रंगनाथ का, पूरा उपन्यास रंगनाथ का क्या, तो रंगनाथ का सीपालगंज आने से इस उपन्यास की शुरुआत होती है, और रंगनाथ का सीपालगंज से जाने की यानी वो जब यहाँ से जाता है लौट कर वापस शहर जाता है तो इस उपन्यास की अंत भी हो जाती है। अब चलते हैं राग दरबारी उपन्यास में जो प्रमुख संवाद है उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए इन संवादों को अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ उपलब्ध है, और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ से हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। इसके अलावा
झारखंड सीजीएल के संपूर्ण नोट्स जिसको चाहिए पेपर 2 हिंदी के वो भी उपलब्ध है। चलिए आगे ये देखिए, ये सभी क्या है तो वर्तमान शिक्षा पद्धति के बारे में यहाँ पर उपन्यासकार का कथन है। ये मेला अचल उपन्यास में जितने भी महत्वपूर्ण संवाद आए सभी की इसमें चर्चा है। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ भी वेद जी का कथन रंगनाथ से है। वेद जी रंगनाथ को कहते हैं कि वीर्य का 1000 दुश्मन है और सभी उसे लूटने पर आमादा हैं। अगर कोई तरकीब अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझे अपना पूरा चरित्र बचा ले गया। ये वेद जी रंगनाथ को कहते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण संवादों को हम इसमें लाए हैं। पीडीएफ नोट्स अगर आप लीजिएगा उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब हम इन संवादों को अलावे भी इसमें कुछ और चर्चा जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उसको भी हम देख लेते हैं। सभी संवाद महत्वपूर्ण है, सभी संवाद महत्वपूर्ण है। देखिए, सिंह साहब रूपन बाबू से क्या कहते हैं, घूस लेना भी अब बड़ी जलालत का काम है। क्यों जलालत का काम है, उसमें कुछ बचा नहीं है। देखिए, सभी संवाद महत्वपूर्ण है। सभी संवाद को एक प्रकार से महत्वपूर्ण माना गया परीक्षा की दृष्टि से। कलिका प्रसाद का कथन है, जाति पाति बिल्कुल बेकार की चीज़ है, हम बाभन और चमार एक है। ये कलिका प्रसाद कहता है। तो सभी संवाद महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। गुंडा का बात होगा तो याद रखना बद्री पहलवान से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब रंगनाथ बोलता है कि हाँ गुंडे की बात करता है तो कहता है बद्री पहलवान रंगनाथ से, गुंडा कौन नहीं है, गुंडे के सिर पर सिंह थोड़े ही निकले हैं। मैं तो कुल इतना जानता हूँ कि कभी वह भी हमारे अखाड़े का चेला था। दुनिया की निगाह में वह चाहे जितना बड़ा गुंडा हो जाए, मैं तो तभी याद करता हूँ जब वह मेरी लंगड़ी खाकर लद गिरा करता था। आखिर अपना ही बालक है। ये बद्री पहलवान रंगनाथ से कहता है। किसके विषय में तो जान ही रहे हो, छोटे पहलवान के विषय में। तो इसमें बहुत सारे संवाद आए हैं, सभी संवाद महत्वपूर्ण है। अब हम संवादों के बाद वापस लौटते हैं। राग दरबारी उपन्यास में जितने भी मत हैं, विभिन्न मतों की चर्चा करते हैं। यानी राग दरबारी उपन्यास को लेकर जितने भी विद्वानों का मत रहा है। सबसे पहले चंद्रकांत बांदीवडेकर का क्या कथन है, क्या मत है राग दरबारी उपन्यास को लेकर। राग दरबारी स्वातंत्रोत्तर परिस्थिति के समवयक व्यापक परिवेश को समेटने वाला एक जीवंत दस्तावेज है। ये कौन बोलते हैं तो चंद्रकांत बांदीवडेकर। उसके बाद देखिए, श्रीपत राय क्या बोलते हैं। श्रीपत राय बोलते हैं राग दरबारी बहुत ऊब का महाग्रंथ। कैसा ग्रंथ है, राग दरबारी जो है बहुत ऊब का महाग्रंथ है। अब देखिए, नित्यानंद तिवारी जी क्या कहते हैं, राग दरबारी व्यंग्य लीला है। क्या है, राग दरबारी व्यंग्य लीला है। गोपाल राय जी क्या बोलते हैं राग दरबारी उपन्यास पर, राग दरबारी एक असफल कृति है। किसी कृति है, एक असफल कृति है। ठीक है, सभी विद्वानों का अपना अपना मत रहा राग दरबारी उपन्यास को लेकर। उसके बाद शंभुनाथ जी क्या कहते हैं, राग दरबारी राजनीति में मनुष्य की वापसी की एक स्वप्न है। शंभुनाथ कहते हैं राग दरबारी राजनीति में मनुष्य की वापसी का एक स्वप्न है। इस शंभुनाथ ये मनुष्य की वापसी डाले हैं किसके विषय को लेकर तो रंगनाथ को लेकर। तो देखिए, सत्यकाम जी क्या कहते हैं, राग दरबारी राष्ट्रीय जीवन और संस्कृति का रूपक है। ये सत्यकाम कहते हैं। उसके बाद बच्चन सिंह क्या कहते हैं, राग दरबारी उपन्यास को नव्य प्रगतिवादी उपन्यास बच्चन सिंह कहते हैं। मित्रों, ये राग दरबारी उपन्यास का पार्ट 2 था, जिसमें हम आपको राग दरबारी उपन्यास के परिच्छेद 11 से लेकर 35 तक जितने भी अध्याय थे उसकी कथा वस्तु को देखें। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण संवादों को भी हम डाले हैं। जिनको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, सारे पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर सीजीएल का नोट्स चाहिए, किसका नोट, अगर आपको सीजीएल का नोट्स चाहिए तो उपलब्ध है। यहाँ देख लीजिए, सीजीएल नोट्स आपका अवेलेबल है। आपको क्या क्या मिल जाएगा मेरे पास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मिल जाएगा, भाषा के विभिन्न रूप, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये भी मिल जाएगा। निर्धारित कवि विद्यापति कबीरदास का जो भी आपका सीजीएल सिलेबस में लगा हुआ है हिंदी का, वो भी मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ देख लीजिए यहाँ पर। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग,
छायावाद, यानी यहाँ जितने भी देखिए आपको सब कुछ दिख ही रहा है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यानी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी का कुल कीमत अभी कितना 370 रुपये में आपको सारे मिल जाएंगे। और सभी हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, यानी हाथ से लिखित नोट्स है। और यहाँ पर आपको यूपीआई नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट करें व्हाट्सएप के द्वारा और हमसे जुड़ें और ये सारे नोट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग लिए भी हैं, है ना, बहुत सारे लोग लिए भी, देखिए बहुत सारे लोगों ने लिए हैं। और हमारा जो रिस्पांस है, उनके द्वारा जो रिस्पांस मिलता है वो भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे लें और अधिक से अधिक लाभ लें। मात्र 370 में जितना यहाँ पर अभी जितना भी ये टॉपिक है, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। सभी को धन्यवाद। वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। जितने भी हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वे विद्यार्थी जो नेट जेआरएफ की भी तैयारी करें, क्योंकि राज दरबारी उपन्यास नेट जेआरएफ के भी सिलेबस में लगा हुआ है और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में राज दरबारी उपन्यास लगा हुआ है। सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे।